आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी योरसेल्फ में। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित यह हमारा पहला वीडियो है। इस श्रृंखला में हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनका हम समावेश करेंगे। तो इस सीरीज़ के क्रम में हम लोग इस पहले वीडियो से शुरुआत करते हैं और यह वीडियो खास तौर से बिहार स्टेट, सीजी टेट, सी टेट और यूपी टेट संबंधित परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं। आपको बताना है कि जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि, ये तीन में से कौन पर्यावरणीय मुद्दे हैं। तो देखिए, जल संरक्षण, कचरा निस्तारण और जनसंख्या वृद्धि, ये तीनों के तीनों जो हैं वह पर्यावरणीय मुद्दे हैं। तो अतः हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखिए, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं जलवायु पर्यावरणीय मुद्दे कहे जाते हैं। जैसे कि जल संरक्षण हमारे ऑप्शंस में था, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण आदि। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। जो साउथ इंडिया के जो स्टेट हैं वह मुख्यतः जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो वह मुख्य भूमि जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पेंसुला पूछा जाए या प्रायद्वीप पूछा जाए तो क्या बताएंगे। वह मुख्य भूमि जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो वह प्रायद्वीप कहलाता है। और भारतीय प्रायद्वीप पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि राज्य आते हैं। ईवीएस एकीकरण है। ठीक है, तो ईवीएस जो है वो एकीकरण है विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ईवीएस किसका एकीकरण है, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। तो ईवीएस को बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज। एकीकरण के अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया गया है। अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है अवांछित रसायन हटाकर, ये भी बात सही है। जैविक संदूषक हटाकर, ये भी ऑप्शन सही है। गैसों को हटाकर, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जल में अवांछनीय तत्वों के मिल जाने से जल अशुद्ध हो जाता है और इन सभी तत्वों मतलब कि अवांछित रसायन हो गए, जैविक संदूषक, गैस आदि को हटाकर अशुद्ध जल, इम्प्योर वाटर को शोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन पर्यावरण के अपघटन मतलब कि पर्यावरण को नुकसान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये है वन रोपण। तो वृक्ष लगाने से पर्यावरण को नुकसान थोड़ी नहीं होगा। पर्यावरण के अपघटन से तात्पर्य पर्यावरण को नुकसान या उसका निम्नीकरण से है। ठोस अपशिष्ट फेंकना, वनोन्मूलन मतलब कि वन की कटाई तथा जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल का उपयोग आदि जो है पर्यावरण अपघटन निम्नीकरण के कारण है। जबकि वनारोपण मतलब कि वृक्ष लगाना से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है। चूंकि 4 किलो क्या है, 4 किलो उसको जो है मुरब्बा बनाना है तो उसको क्या जरूरत पड़ेगी, परिरक्षण की, प्रिजर्व करने की। तो ऑप्शन बी। खाद्य संरक्षण को अंग्रेजी में फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। तो प्रिजर्वेशन का शाब्दिक अर्थ परिरक्षण होता है और इसका तात्पर्य खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना है। अतः रमन को आंवले का मुरब्बा बनाने में परिरक्षण तकनीक को अपनाने की जरूरत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है मतलब कि आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स क्या है। तो ये है सूर्य, ऑप्शन बी। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। जो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन, ये फ्यूजन नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन अवक्रिया पर आधारित है। सूर्य में अपार ऊर्जा इसी अवक्रिया के कारण होती है। ठीक, आप ये जो है एक रासायनिक अवक्रिया ये देख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है।
तो वास्तव में नाभिकीय संलयन वो है जिसमें दो हल्के नाभिक की रचना करते हैं, और नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। ठीक। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? तो यह पढ़ा रहे हैं मरुस्थलीय पौधों के बारे में, ऑप्शन डी। तो रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कांटेदार होती हैं ताकि पानी का वाष्पोत्सर्जन ज्यादा ना हो और पौधों में पानी की आवश्यक मात्रा बनी रहे। कक्षा में शिक्षक द्वारा कांटेदार पत्तियों को दर्शाकर मरुस्थलीय प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ मतलब घोंसला होता है, स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? तो ये है कोयल, ऑप्शन बी। तो कोयल ऐसी पक्षी है जो स्वयं के नीड़ घोंसले का निर्माण नहीं करती है तथा अपने अंडों को कौवे के घोंसले में देती है, जहां कौवे द्वारा ही अंडे को पाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? ये आपको बताना है। ठीक। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये है हिंद महासागर, इंडियन ओशन, ऑप्शन बी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम तथा अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है और हिंद महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी औसत गहराई 3741 मीटर है। रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है? मतलब कि आपको बताना है कि रेशम मुख्यतः किससे बना है? तो यह है प्रोटीन, ऑप्शन सी। रेशम रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है। यह प्रोटीन फाइबर होता है जो रेशम के कीट लार्वा द्वारा फाइब्रिन के रूप में उत्पन्न किया जाता है। रेशम कई प्रकार के कीड़ों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, परंतु कैटरपिलर कीट से केवल रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? तो बरगद जो है वो वृक्ष का उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन ए, बरगद वृक्ष का उदाहरण है, जबकि गुलाब, मेहंदी, तुलसी पौधों के उदाहरण हैं। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन जो है वो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं है। तो ये है शॉर्ट सर्किट से लगी आग। तो ठीक, तो ये क्या है? मानव के द्वारा लाई गई आपदा होती है। तो प्राकृतिक असंतुलन के कारण घटित घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे कि भूकंप, सुनामी, चक्रवात। शॉर्ट सर्किट से लगी आग मानव जनित आपदा है। किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? ये आपको बताना है। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, बूंद सिंचाई, जिसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं या माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो बूंद सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है और इस प्रकार की सिंचाई प्रणाली में पौधों की जड़ों से बूंद बूंद करके जल डाला जाता है। इससे पानी का अपव्यय नहीं होता है तथा पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल भी मिल जाता है। वायु प्रदूषण से नहीं होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता है। तो पाचन तंत्र से संबंधित रोग जो है वो वायु प्रदूषण से नहीं होते, जबकि कैंसर, श्वसन संबंधी रोग, इमारतों का क्षय या एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, कैंसर तथा इमारतों का क्षय होता है। पाचन तंत्र से संबंधित रोग खाद्य पदार्थों से होता है। स्वास्थ्य संबंधित रोगों में फेफड़ों की हानि होती है और इससे होने वाला रोग दमा है, अस्थमा। यह एक संक्रामक बीमारी है, जबकि कैंसर बीमारी में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होने लगती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यह जैव रासायनिक क्रिया है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे हरे रंग वाले अंगों जैसे कि पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो है यह फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का मतलब का रिएक्शन है। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो कीटभक्षी पादप जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है और इसलिए पौधे कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन, आप बालकों के साथ चना अंकुरण की गतिविधि करते हैं जिसमें प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण का प्रयास करता है, केवल हवा में, हवा और पानी में पूरी तरह डुबाकर। तो बालक प्राप्त परिणामों को अपनी कॉपियों में अंकित करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्षित करते हैं
कि अंकुरण के लिए पानी तथा हवा दोनों आवश्यक है और इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किस कौशल से बालकों का परिचय नहीं होता है? तो यह है तार्किकता, ऑप्शन डी। तार्किकता का परिचय जो है इससे नहीं होता है। तो चना अंकुरण की गतिविधि द्वारा बालक अवलोकन, वर्गीकरण और उन्नतीकरण के कौशल से परिचित होंगे, जबकि तार्किकता कौशल से छात्र परिचित नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? तो घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला कौन सी नहीं है? तो यह है प्लावक, मछली और व्हेल। यह कहाँ की है? यह तालाब की है। तो प्लावक, मछली, व्हेल खाद्य श्रृंखला जलीय क्षेत्र की है। प्लावक एक सूक्ष्म घास होती है जो कि मछलियों का आहार होती है। निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? ठीक, तो दिए गए ऑप्शन में क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी। गाजर, मक्का, केला का खाने वाला भाग गुदा होता है, जबकि मूंगफली में केवल खाने वाला भाग उसका बीज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? तो यहाँ पे सही उत्तर है निस्यंदन छानना, ऑप्शन ए। क्लोरीन की गोलियां फिटकरी पानी में डालने से तथा पानी को उबालने से पानी का संक्रमण समाप्त हो जाता है, जबकि निस्यंदन छानने की क्रिया द्वारा पानी में उपस्थित गंदगी, धूल, बालू को दूर किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाते हैं। तो लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस तिथि को वर्ष 1972 में पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य है, पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे जो उद्देश्य दिए गए हैं, स्थानीय पर्यावरण और पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, ये भी सही है। वैश्विक पर्यावरण या पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, ये भी सही है। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है आपका है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना होता है, ताकि पर्यावरण मुद्दों पर अपना विचार बना सकें तथा पर्यावरणीय मुद्दों एवं समस्याओं के प्रति जागरूक रहें। प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधन इनमें से क्या क्या होते हैं? जल, खनिज, लकड़ी। तो उपरोक्त सभी जो है वो नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति द्वारा जो साधन मनुष्य को प्रदान किए गए हैं, जिसमें मनुष्य अपने जीवन का विकास कर सकता है तथा अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, वे साधन प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं, जैसे कि जल, लकड़ी तथा खनिज इत्यादि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? तो दिए गए ऑप्शन में ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत जल ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शन सी। तो जल ऊर्जा ऊर्जा का वैकल्पिक सोर्स है, जबकि एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, एक अर्धचालक डायोड है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। लिथियम बैटरी पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी है। इस बैटरी के अनावेशित होते समय इसमें लिथियम आयन इसके ऋणायन से धनायन की ओर प्रवाहित होती है तथा बैटरी के अवशोषित होते समय इसके उल्टा चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? तो यह पक्षी है बुलबुल। बुलबुल ऐसी पक्षी जिसके नर एवं मादा जो है दोनों दिखने में समान होते हैं। बुलबुल पक्षी के नर एवं मादा दिखने में समान होते हैं, जबकि गौरैया पक्षी की मादा प्रजाति जो फीमेल स्पीसीज का नर के अपेक्षा गाढ़ा होता है। निम्नलिखित में से विषम को चयनित करना है। ये दिए गए में जो है दिए गए ऑप्शन में कौन जो है इसमें से अलग है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। यहाँ पे जो प्राकृतिक गैस दिए गए ऑप्शन में अलग है। देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा अपरंपरागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा है, जबकि प्राकृतिक गैस परंपरागत और अनवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स है। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं है? दिए गए ऑप्शन में आप क्या खाएंगे कि जिसमें जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक नहीं होगी? तो यह है शुद्ध घी, इसमें फैट ज़्यादा होता है। शुद्ध घी में प्रोटीन की मात्रा 0 होती है, अर्थात शुद्ध घी प्रोटीन का सोर्स नहीं है, जबकि दाल में प्रोटीन की मात्रा 20 से 35%, मांस में 8 से 20%, पनीर में लगभग 9% होता है। श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है। ठीक, तो ये है नृत्य के द्वारा, ऑप्शन बी। तो श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा नृत्य के द्वारा ज्ञात कराती है। ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों पर फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे कि कीट दूर रहे, ऑप्शन डी। ग्रामीण क्षेत्रों में
दीवारों एवं फर्शों को लिपने के लिए जो है गोबर का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े दूर रहें। यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।